मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बबीता और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का एक और एपिसोड लेके आपके रेडियो सेट्स पर मौजूद हूँ। अगले आधा घंटे मैं करूँगी आपसे बहुत सी बातें शेयर और आज के इवेंट में मैं बात करूँगी पहली मोशन फोटोग्राफ के बारे में और जिन मशहूर हस्तियों का आज जन्मदिन है उनके बारे में। उनमें शामिल हैं बॉलीवुड की हसीन खूबसूरत अदाकारा, एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनमें से एक ने पोलियो की मेडिसिन का विकास किया तो दूसरे ने केमिस्ट्री को मॉडर्नाइज किया। शायद मैं तभी केमिस्ट्री में पास हो पाई। और इन सब के बीच है एक पर्सनैलिटी ऐसी जिसने काफी बारीकी से दुनिया को लाइफ का लेसन दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे नॉलेज विद एंटरटेनमेंट के सफर को आज के दिन हुए इंसिडेंट से। मोशन कैमरे की शुरुआत एक माइलस्टोन रही और ये माइलस्टोन आज ही के दिन हासिल हुआ। 15 जून 1878 को एडवर्ड मॉयब्रिज ने द हॉर्स इन मोशन के नाम से पहली मोशन पिक्चर बनाई और ये मल्टी कैमरा से ली गई पिक्चर थी जिसमें घोड़े के 4 पांव हवा में थे। अपनी तरह का ये पहला मिरेकल था दोस्तों और कैमरे की दुनिया में नए एरा की शुरुआत, जिसके अगर मॉयब्रिज हीरो थे तो लीलैंड स्टैनफोर्ड प्रोड्यूसर। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लीलैंड स्टैनफोर्ड ने ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखी। मॉयब्रिज और स्टैनफोर्ड की जोड़ी बड़ी ही अजीब थी क्योंकि मॉयब्रिज लैंडस्केप फोटोग्राफर थे और स्टैनफोर्ड जिन्होंने अमेरिकी महाद्वीप में रेल मार्ग के निर्माण में मदद की, वो एक जिद्दी कप्तान थे। लेकिन शायद ये और जोड़ी कुछ नया करने को ही मिली थी। मॉयब्रिज जहाँ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वहीं स्टैनफोर्ड उड़ते घोड़े की पौराणिक कथा को सच का रूप देना चाहते थे। मॉयब्रिज से $2500 की शर्त पर उन्होंने अपने सपने को सच करने का दाव लगाया। मॉयब्रिज मेहनत तो कर रहे थे लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा था। देखते ही देखते 6 साल बीत गए और प्रोजेक्ट का खर्चा $5000 हो गया। जहां मॉयब्रिज ने हार नहीं मानी, वहीं स्टैनफोर्ड ने भी अपना धैर्य बनाए रखा। दोस्तों, यहाँ हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जबकि $5000 का मतलब आज के लगभग $1 मिलियन है। ये तो बहुत बड़ी राशि है। 1 जुलाई 1877 में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो फोटोग्राफ का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जो दोनों के लिए निराशाजनक घटना थी। लेकिन जिसके हौसले बड़े होते हैं वो कहाँ ऐसे फेलियर से डरते हैं। मॉयब्रिज अपने प्रयोग को अब और सीरियसली करने लगे। उन्होंने स्टैनफोर्ड के सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड के इंजीनियर की मदद ली और तमाम तरह के टेक्निकल चेंजेस के बाद आखिर वो समय आ ही गया जब मॉयब्रिज को मंजिल करीब दिखी। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों की मंजिल तो पास थी, पर एक बार जो पांव फिसल चुका था उसका थोड़ा सा डर उन दोनों के मन में मौजूद था। इन सब के बावजूद 15 जून 1878 में प्रेस के सामने पहली मोशन पिक्चर दिखाई गई। लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। जल्दी ही इस सफलता की खबर पूरी दुनिया में पहुंच गई। मॉयब्रिज और स्टैनफोर्ड की जोड़ी ने कमाल कर दिया। मॉयब्रिज इसके बाद भी नहीं रुके और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। नॉन लीनियर मोशंस के द्वारा उन्होंने 4 पैरों वाले जानवर और इंसानी धावकों की बहुत सी मोशन पिक्चर्स ली। आज का दिन मॉयब्रिज की जिंदगी में ऐसी सफलता लाया कि वो कॉन्फिडेंस से पूरी तरह भर गए। इसी का रिजल्ट था दोस्तों कि उन्होंने आगे चल के ज़ूप्रेक्सिस्कोप बनाया। जी हाँ, वही जो आप बचपन में मेले में देखा करते थे, वो मॉयब्रिज की ही देन है। जल्दी ही थॉमस एडिसन और लूमियर ब्रदर्स की मेहनत ने मॉयब्रिज की इस देन को विकसित किया और फिल्मों का जन्म हुआ। तो
फ्रेंड्स, ये तो थी आज के डे में हुए हिस्टोरिकल इंसिडेंट की जानकारी। और अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में समय आ गया है आज जन्मी बड़ी पर्सनैलिटीज के बारे में आपको बताने का। पहली पर्सनैलिटी का नाम है जोसिया हेंसन, जो कनाडा के मंत्री थे। हेंसन कनाडा में पहले अश्वेत थे जिनका डाक टिकट निकला। कनाडा में उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को लेकर उन्हें 1999 में कैनेडियन सरकार ने सम्मानित भी किया। हेंसन ने अमेरिकी महाद्वीपों में दास अश्वेतों को जीने की नई दिशा दी। दोस्तों, 15 जून 1789 में हेंसन चार्ल्स काउंटी में जन्मे। ये वो समय था जब दास प्रथा चलन में थी। 18 साल की उम्र तक आते आते हेंसन को 3 बार बेचा जा चुका था। आजाद ख्यालों के हेंसन को ये जरा भी पसंद नहीं आया। अगली बार बेचे जाने से पहले ही हेंसन ने अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाने का फैसला किया। कुछ अमरीकी लोगों की मदद से और अंडरग्राउंड रेल रोड के जरिए हेंसन कनाडा के ओंटारियो राज्य पहुंचने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने द डॉन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो मजदूर स्कूल होने के साथ भगौड़े दासों के लिए सेटलमेंट था। हेंसन ने छोटी छोटी सभाएं की और जल्दी ही उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो उत्तर अमेरिका और ब्रिटेन विरोधी बातों के लिए जाने जाने लगे। इतने फेमस होने के बाद भी हेंसन का स्वभाव ये था कि वो अंडरग्राउंड रेल में पार्ट टाइम कंडक्टर की नौकरी करने लगे। हेंसन की लीडरशिप की तारीफ होने लगी थी। हेंसन ने दासों को सफल किसान बनने के गुण बताए। उन्होंने साफ कहा कि अश्वेत लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी होगी। उन्होंने डॉन सेटलमेंट नाम से कम्युनिटी बनाई, जहां अश्वेत लोग अपनी स्किल्स और नॉलेज को आपस में बांट सकते थे। We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. ये डॉन सेटलमेंट का ही असर था कि जल्दी ही दास गेहूं, मक्का, तंबाकू की फसलें उगाने लगे और काले अखरोट की लकड़ी को अमेरिका और ब्रिटेन में एक्सपोर्ट भी करने लगे। हेंसन को पता था कि इतनी कोशिश अभी काफी नहीं है। उनकी अगली कोशिश ब्रिटिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट के रूप में दिखी, जो हेंसन द्वारा को-फाउंडेड था। ये एक वोकेशनल स्कूल था, जहां स्टूडेंट दिन में आधे समय पढ़ते थे और आधे समय खेतों में काम करते थे, और महिलाएं स्कूल में घर का काम सीखती थीं। जल्दी ही स्टूडेंट फार्मर्स ने फसलें उगाई और उन्हें बेचने लगे। द लाइफ ऑफ जोसिया हेंसन नाम से उनकी बायोग्राफी लिखी गई, जिसका नरेशन उन्होंने खुद ही किया। 1949 में आई बायोग्राफी ने जहां काफी लोगों को प्रभावित किया तो कुछ लोगों को प्रेरित भी किया। बायोग्राफी से इंस्पायर्ड लोगों में से एक थे हैरियट बीचर स्टॉ। जी हाँ, जिनकी हमने कल शो में बात की थी आपसे। स्टॉ ने हेंसन की बायोग्राफी पढ़ के अंकल टॉम्स केबिन लिखी, जो उस साल की बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में से एक थी। इस नॉवेल ने हेंसन को उस दौर का फेमस कैनेडियन तो बना ही दिया, साथ ही उन्हें दुनिया भर में भी मशहूर कर दिया। और फिर 5 मई 1883 को हेंसन की डेथ हो गई, पर कनाडा के लोगों के मन में उनका हीरो हमेशा जिंदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस हीरो को हमारी पूरी टीम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से सलाम। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अभी तक हम बात कर रहे थे कैनेडियन रिवोल्यूशनरी हीरो की, लेकिन अब हम बातें करेंगे एक खूबसूरत हीरोइन के बारे में, जो एक्टिंग में तो टैलेंटेड थी ही, साथ ही साथ सिंगिंग में भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। मैं बात कर रही हूँ हुस्न की मल्लिका सुरैया की, जो अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। सुरैया की पर्सनैलिटी की ये खूबी थी कि वो अपनी बात से डिगती नहीं थी, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए। दोस्तों, सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ। उनकी मां ने उन्हें मुंबई ले आने की जिद की, जहां सुरैया के चाचा रहते थे। करियर की शुरुआत सुरैया को रेडियो ने दिलाई। उन्होंने कहीं म्यूजिक सीखा नहीं था, पर ये उनको गॉड गिफ्टेड ही था कि वो इतना खूबसूरत गा लेती थी। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया
सजिया परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जाने के सजा तू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। फिल्मों में उन्हें अपना पहला ब्रेक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म उसने क्या सोचा में मिला। उनके चाचा जहूर उस समय फिल्मों में नामी विलन हुआ करते थे। उन्होंने इस रोल के लिए सुरैया की मदद की। दोस्तों, टैलेंट तो एक नदी की तरह है, अपना रास्ता कहीं न कहीं से निकाल ही लेता है। स्कूल की छुट्टियों के दौरान नानू भाई वकील ने उन्हें देखा और उन्हें अपनी फिल्म ताजमहल में यंग मुमताज का रोल दे दिया और फिर ऐसे ही उनके सिंगिंग करियर की भी शुरुआत हुई। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर गाते हुए सुना और फिल्म शारदा में उन्हें गाने के लिए चुन लिया। आसिफ की फूल, महबूब खान की अनमोल घड़ी में सुरैया ने सेकेंडरी रोल्स निभाए, लेकिन पहले ब्रेक की तलाश अभी भी उन्हें थी, जो कि उन्हें के.एल. सहगल ने 1945 की फिल्म तदबीर में दिलाई। इसके बाद वो फिल्म ओमर खयाम और परवाना में सहगल साहब की को-स्टार रही। परवाना में उन्होंने 4 सोलो सॉन्ग्स गाए, जिसके बाद वो जेन्युइन सिंगर स्टार बन गईं। सिंगिंग ने उन्हें पहले दौर की कामिनी कौशल और नरगिस जैसी एक्ट्रेस से आगे रहने में मदद की। तेरी कुदरत तेरी तदबीर मुझे क्या मालूम बनती होगी कहीं तकदीर मुझे क्या मालूम। ओ मेरा दिलदार नो मिलाया मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ मेरा दिलदार नो मिलाया मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ मेरा दिलदार नो मिलाया मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। प्यार की जीत, बड़ी बहन और दिल के हिट होने के बाद वो हाईएस्ट पेड फीमेल स्टार हो गयी। ये 40 के दशक के अंतिम साल थे। दोस्तों, 50 के दशक की शुरुआत उनके लिए कुछ खास नहीं रही और उनकी फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन वारिस और मिर्जा गालिब से उन्होंने दमदार कमबैक किया और 1963 में आई फिल्म रुस्तम सौराब उनकी अंतिम फिल्म थी। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। प्रोफेशनल लाइफ जहां सुरैया के लिए शानदार रही, वहीं पर्सनल लाइफ उतनी खास नहीं रही। उन्हें देवानंद से खासा लगाव था। दोनों ने 1948 से 1951 के बीच 6 फिल्में की। इस बीच ये लगाव प्यार में बदल गया। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है। आपसे प्यार हुआ जाता है। सुरैया
की लाइफ में उनकी नानी और माँ का दखल बहुत ज्यादा था। सुरैया की लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस यही दोनों लिया करती थी। इन्होंने सुरैया की देवानंद से शादी को इनकार कर दिया और फिर सुरैया ने कभी शादी नहीं की। 2004 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, सुरैया जब तक रही शान से उन्होंने अपनी जिंदगी जी। तो दोस्तों, हम तो यही दुआ करते हैं कि उनकी अदाकारी और गायकी की पॉपुलैरिटी हमेशा बनी रहे। तो इस खूबसूरत अदाकारा को हम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से सलाम करते हैं और श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अभी हम बात कर रहे थे अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के बारे में, जिनका नाम था सुरैया। और अब आगे बढ़ते हैं आज जन्मी अगली हस्ती की ओर, और इनका नाम है थॉमस हैकल वेलर। 2 बूंद जिंदगी की। कुछ याद आया किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर? जी, हम बात कर रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स के बारे में, जिसमें उल्लेखनीय योगदान रहा डॉक्टर वेलर का। डॉक्टर वेलर डॉक्टर जॉन एंडर्स और डॉक्टर फ्रेडरिक रॉबिन्स को टिश्यू कल्चर से लेबोरेटरी में पोलियोमाइलाइटिस वायरस विकसित करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और इसी खोज के बल पर आगे चलकर पोलियो के लिए दवाई बनाने में मदद मिली। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस खोज का जादू ही था कि सन 1994 में अमेरिका से पोलियो छूमंतर हो चुका था। हालांकि ये बीमारी दुनिया के छोटे इलाकों में अभी तक पैर पसारे हुए है। डॉक्टर वेलर ने चिकन पॉक्स, दाद और जन्म दोष पैदा करने वाले वायरस पर भी काम किया, और डॉक्टर वेलर ही थे जिन्होंने गर्भ में भ्रूण पर होने वाले वायरस अटैक का पता लगाया। इनकी ही खोज ने बताया कि किस तरह गर्भ में भ्रूण पर हमला होता है और फिर जन्म दोष जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यानी HMS गए, जहां से इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव पैथोलॉजी और ट्रॉपिकल मेडिसिन से अध्ययन किया। धीरे धीरे इनकी रुचि बीमारियों और उन्हें पैदा करने वाले वायरस तक बढ़ी। इन्होंने मलेरिया के नियंत्रण पर काम किया। HSPH में इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बताते हैं कि थॉमस वेलर 20वीं शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्ट्स में से एक हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्रेरित किया। नोबेल प्राइज के अलावा वेलर को ई मीड जॉनसन अवार्ड, द ब्रिस्टल अवार्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। और दोस्तों, डॉक्टर वेलर ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को और समाज को दे दी। उन्होंने जिन दवाइयों और रोगों की वजह की खोज की, वो आज मानव के लिए एक वरदान है। तो दोस्तों, हम इस महान डॉक्टर वेलर को सलाम करते हैं, जिन्होंने धरती को पोलियो से निजात दिलाने में मदद की। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, और मेडिसिन की कहानी को और आगे ले जाते हुए अब हम बात करेंगे आंटवान फ्रांसवा कॉम्ट डे फोरक्रॉय की। दोस्तों, फोरक्रॉय का नाम केमिस्ट्री की दुनिया में एक जाना माना नाम है। इन्होंने फ्रांस में केमिस्ट्री को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और आंटवान का जन्म पेरिस में हुआ। ये घर के उपेक्षित बच्चे थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और क्लर्क का काम करने लग गए। लेकिन हुनर को राह मिल ही जाती है। इनके हुनर को भी राह मिल ही गई। 1773 में सोसाइटी रॉयल द मेडिसिन के सेक्रेटरी की मदद से उन्होंने मेडिसिन का अध्ययन किया, और सन 1780 तक आते आते उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई। आंटवान ने मेडिकल स्कूलों में मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत की। आंटवान हमेशा से ही लेवोसियर के विचारों के समर्थक थे और रसायन शास्त्र के आधुनिकीकरण में उनकी सहायता करते थे। आधुनिक रसायन की स्थापना में आंटवान की भागीदारी दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों, आंटवान का प्रारंभिक प्रशिक्षण मेडिकल में था। उन्होंने मानव और जानवरों की शरीर की रचना में रसायन शास्त्र को योगदान दिया। वो यूरिया के विकास में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं, और आंटवान ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने इरिडियम की खोज की, मेटल सल्फाइड्स की स्टडी की,
और फ्रेंड्स आंटवान ही थे जिन्होंने बताया कि फास्फोरस फॉस्फेट के अलावा कहीं और भी मौजूद हो सकता है। केमिस्ट्री की हर छोटी से छोटी बारीकियों को जानने का हुनर रखते थे आंटवान। उन्होंने केमिस्ट्री को जिंदगी से जोड़ के देखा और दुनिया के सामने अपनी खोज को रखा। उन्हीं की खोज और मेहनत की बदौलत दुनिया को कुछ दुर्लभ दवाइयां मिली हैं। तो दोस्तों, इस महान डॉक्टर को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं बबीता। और अब बारी है हमारी आखिरी हस्ती की जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का फ्रेज दिया। ग्रेजुएट न होने के बावजूद ऑक्सफोर्ड और येल जैसी नामी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के रूप में काम किया। हम बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन की। जर्मनी में जन्मे एरिक एरिक्सन को उनकी बनाई थ्योरी ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। दोस्तों, एरिक्सन ने मानव विकास के 8 पड़ाव बताए हैं। ये स्टेजेस इंसान के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक की कहानी है, जिसमें वो नई चुनौतियों का सामना करता है, दिक्कतें झेलता है, कुछ अनुभव करता है और जैसे ही वो पड़ाव खत्म होता है, एक नया पड़ाव जन्म लेता है। एरिक्सन ने इन स्टेजेस के साथ साथ इंसान को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के बारे में भी बताया है। आपको पता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न होता है कि क्या इस दुनिया पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। ऐसे ही थोड़े बड़े होने पर हमारे सामने प्रश्न होता है कि हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं। इसी तरह इंसान अपनी जिम्मेदारियों को जानता, समझता और ज्ञानी बनता है। मानव विकास और उसकी सोच की कहानी को समझने वाले और दुनिया को इसका सिद्धांत देने वाले एरिक्सन ने इस बीच पाया कि जिंदगी उम्मीद से शुरू होती है। पैदा होते ही जीने की उम्मीद, जीतने की उम्मीद, जिम्मेदारियों को ढंग से निभाने की उम्मीद। मतलब उम्मीद ही जिंदगी की सबसे अहम चीज है। जिंदगी जीने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। अगर कभी विश्वास डगमगाए तब भी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। उम्मीद है तो सब है। तो दोस्तों, आप भी इस बात को याद रखिए, जिंदगी जीनी है तो उम्मीद कभी मत छोड़ो। और दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।